हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपकी फिजिक्स में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है धारा वैद्युत, और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। जी हाँ बच्चों, आज हम आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताएंगे कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और इसका यूज क्या है। तो आज ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और ये पूरा वीडियो देखिए। बच्चों, आज केवल इसको हम समझाएंगे ही नहीं, आज हम केवल व्हीटस्टोन सेतु को समझाएंगे ही नहीं, बल्कि जानते हो इसका पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। आपने किताबों में खूब पढ़ा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आज जानते हो इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि ये कैसे कार्य करता है। इसका जो सिद्धांत बताया गया क्या वो सच में ऐसा है कि नहीं है। तो आज ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको हम करके दिखाएंगे। तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका यूज क्या है। तो देखिए बच्चों, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन। उन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक विशेष प्रकार की व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था का नाम इनके नाम पर पड़ा व्हीटस्टोन सेतु। अब जानते हो इसका यूज क्या है। इसके द्वारा किसी भी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब बच्चों समझ लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत क्या है, देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मतलब 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अंदिश जोड़ देते हैं और इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो इस स्थिति में सेतु संतुलित कहलाता है। और संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों, ये सिद्धांत जो हमने आपको बताया वो सिद्धांत यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप व्हीटस्टोन सेतु को इसके परिपथ डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसको अच्छे से समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस दिए गए। पी है, क्यू है और आर ये एस। ये 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस लिए गए हैं। इनको एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के अंदिश जोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो चतुर्भुज ए बी सी डी बना है, तो इस ए बी सी डी चतुर्भुज का जो विकर्ण बी डी है, इस विकर्ण बी डी में एक धारामापी जी तथा कुंजी K2 को जोड़ दिया गया है। और इसका जो विकर्ण AC है, देख सकते हैं आप लोग, जो इसका विकर्ण AC है, ठीक है, ये इसमें एक सेल E तथा कुंजी K1 को जोड़ दिया गया है। अब जानते हो इसमें जो प्रतिरोध लगाए गए हैं PQRS, इनके मान मतलब इनकी वैल्यूज कुछ ऐसी रखी गई है, मतलब इनको कुछ ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि जब सेल द्वारा हम सेतु में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो यहाँ पे धारा मापी लगी इसमें कोई विक्षेप नहीं आता, इसमें कोई विक्षेप नहीं आता। आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो यहाँ पे धारा मापी दिख रही है, इसकी जो सुई दिख रही है बिल्कुल क्या है, सीधी है। इसकी सुई क्या है, बिल्कुल सीधी है। तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, धारा मापी में अगर विक्षेप आएगा, तो इसकी जो सुई है बिल्कुल सीधी ना होकर के या तो ऐसे होगी या फिर क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक, हालांकि अभी जो परिपथ आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुंजी K1 और कुंजी K2 दोनों ही खुला है, मतलब ये खुला परिपथ है, कुंजी K1 और K2 बंद नहीं है। लेकिन जब सेल द्वारा परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंजी K1 और K2 दोनों को बंद करते हैं, फिर देखते हैं कि इस विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित होती या फिर नहीं होती। अब धारा प्रवाहित होती या फिर नहीं, ये कौन बताएगा, ये बताएगा धारामापी। अगर धारामापी की सुई में विक्षेप आएगा तो मतलब क्या है कि करंट इसमें फ्लो होगी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या पढ़ा है कि जब सेतु संतुलित होता है तो उस दशा में विकर्ण BD यानी कि जो धारामापी G लगा, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, यानी कि संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि सेतु क्या हमारा संतुलित है। और उसके संतुलित होने की शर्त क्या है, P/Q = R/S, जहां PQRS क्या है, ये प्रतिरोध है। PQRS क्या है, प्रतिरोध है। देखिए यहाँ पे PQ क्या करेंगे जानते हो, ये जो इसकी संलग्न भुजा, आपने पढ़ा है कि संलग्न भुजाओं यानी कि जैसे जो भुजा AB है और BC है, ठीक, ये भुजाएं क्या संलग्न भुजाएं हो गई। हालांकि हम AB और AD भी कह सकते हैं, ठीक है, हम BC और BC भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर संलग्न भुजाएं कौन कौन सी हमने ली है, AB और BC। इनमें प्रतिरोध कौन से लगे, P और Q, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, P/Q।
ठीक। और संलग्न भुजा कौन सी है, एडी और बीसी। इनमें प्रतिरोध कौन से लगे हैं, आर और एस। इनका अनुपात क्या हो जाएगा, आर अपान एस। तो पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस। ये क्या है, ये सेतु के संतुलित होने की शर्त है। तो बच्चों अब हम सेतु के संतुलित होने की शर्त का निगमन करते हैं कि ये शर्त कैसे निकाल करके लाते हैं। देखिए बच्चों, उसका डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया है। आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम हमारा यहां पर है। अब जानते हो क्या करेंगे बच्चों, जब इसका हम निगमन करेंगे तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों अब समझिएगा, जब हम सेल द्वारा, मान लीजिए हमने कुंजी केबल को ऑन कर दिया है, ठीक है, सेल द्वारा इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तो हमारी धारा मान लीजिएगा, तो मान लीजिएगा धारा आई यहां से बहती हुई जा रही है, और जैसे बिंदु ए पर पहुंचेगी धारा क्या हो जाएगी, बट जाएगी। क्या होगी, बट जाएगी। मान लीजिएगा जो भुजा ए बी, इसमें धारा I1 जा रही है, भुजा AD में धारा क्या जा रही है, I2 जा रही है, भुजा AD में धारा क्या जा रही है, I2 जा रही है। अब समझिए बच्चों, जब सेतु संतुलित होगा तो इस विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो जानते क्या होगा, तो जो भुजा BC है, भुजा BC में वही धारा होगी जो धारा AB में जा रही है। तो AB में धारा कितनी, I1, तो भुजा BC में धारा कितनी होगी, I1 होगी। इसी प्रकार जो भुजा DC, इसमें धारा क्या जाएगी, I2 जाएगी, और फिर दोनों धारा मिल करके यहाँ पर क्या होगी, धारा I बन जाएगी। ठीक है, तो जानते हो बच्चों, अब यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, पहले सबसे पहले बंद पास ABDA में क्या करें, किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। किरचॉफ के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से किसमें देखना है, बंद पास ABDA में देखना है, बंद पास ABDA में, बंद पास ABDA में। देखो बच्चों समझिए इसको, यहां पे जो भुजा AB है, इसमें प्रतिरोध कितना लगा है, P, और धारा कितनी है, I1, ठीक। और यहाँ पे जो भुजा BD यानी कि विकर्ण BD है, इसमें जानते हो क्या है, इसमें धारा मापिक प्रतिरोध क्या है, G है, ठीक। लेकिन इसमें धारा क्या है, शून्य। संतुलन की अवस्था में विकर्ण BD में कोई धारा नहीं बहती है, मतलब इसमें धारा क्या होगी, शून्य होगी। और जो भुजा AD है, इसमें प्रतिरोध कितना है, R है, इसमें धारा क्या है, I2 है। तो किरचॉफ का नियम जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये प्रतिरोध, ठीक, मतलब इसमें धारा I1, इसके संगत प्रतिरोध P, इनका गुणनफल, ठीक, I1P, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें धारा है 0 और प्रतिरोध कितना है, G, तो 0 गुणे G। इसमें क्या हो जाएगा, धारा कितनी, I2, प्रतिरोध कितना है, R, तो I2R, ठीक। इनका सबका सम क्या होगा, 0 होगा। क्यों जानते हो, क्योंकि इस बंद पास ABDA में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा, यही तो किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे I1P माइनस I2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, I1P इज इक्वल I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास BCDB में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर भुजा BC में धारा I1 है, प्रतिरोध कितना है, Q लगा हुआ है। भुजा DC में धारा I2 है, प्रतिरोध S लगा है। और जो विकर्ण BD, इसमें धारा क्या है, शून्य। तो इनका 0 गुणे G, यानी इनका जो गुणनफल है धारा और प्रतिरोध का, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे तो अब क्या लिखेंगे, बंद पास BCDB में क्या करेंगे, देखो धारा उसमें कितनी, I1, प्रतिरोध Q, तो I1Q माइनस I2S इज इक्वल 0, क्योंकि इस वाले बंद पास में कोई विद्युत बल नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर धारा और के संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल का जो बीजगणितीय योग, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I2S
इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, I1P अपान I1Q इज इक्वल टू I2R अपान I2S। देखो यहां से I1 कैंसिल, यहां से I2 कैंसिल, तो आपके पास में क्या बचेगा, यहां से यहां पर आपके पास में बचेगा P अपान Q इज इक्वल R अपान S। ये क्या है, यही तो सेतु के संतुलित होने की शर्त है। क्या लिखेंगे यहां पर, या सेतु के संतुलित होने की शर्त है, संतुलित होने की शर्त है। तो बच्चों अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे कि आपने यहाँ पे देखो पढ़ा कि सेतु के संतुलित होने की शर्त है P अपान Q इक्वल टू R अपान S है, और इस शर्त के अनुसार विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो मैंने एक ब्यूटीस्टोन सेतु बना रखा है, अब उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ऐसा रियलिटी में है या फिर नहीं है। तो बच्चों देखिए ये रहा हमारा ब्यूटीस्टोन सेतु जिसे मैंने बनाया है। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने 4 बल्ब जोड़ रखे हैं, इन बल्बों को एक चतुर्भुज की भुजाओं के अनुरूप मैंने जोड़ दिया है। इसका कनेक्शन मैंने ऐसे कर रखा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और देखिए बच्चों यहाँ पर जो बल्ब जोड़े हैं, ये दोनों बल्ब हमारे सीरीज में जुड़े हैं और ये दोनों बल्ब हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। और आपने डायग्राम में देखा जहां पर एक विकर्ण BD में धारामापी जोड़ते थे, वहां पर धारामापी न जोड़ करके वहां पर भी मैंने एक बल्ब ये जोड़ रखा है। देखिए यहाँ पर जो हमने बल्ब लगाए सभी बल्ब हमारे 100 वाट के हैं। अब आप लोग कहेंगे कि वहां पर तो डायग्राम में प्रतिरोध जोड़े गए थे, यहाँ पर बल्ब लगाए। देखिए बच्चों जो हमने बल्ब लगाए हैं, बल्ब का अपना खुद का भी प्रतिरोध होता है, ठीक है। और जो सभी बल्ब हमारे 100 वाट के, मतलब सभी का प्रतिरोध क्या है, समान है। तो अब इसके प्रतिरोधों का अनुपात और इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए, जब ये बराबर होगा तो सेतु हमारा क्या होगा, संतुलित होगा। तो इस वाले वायर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमारा ये वाला बल्ब नहीं जलना चाहिए, ठीक है। मतलब जब सेतु संतुलित होगा तो इस वाले वायर में कोई धारा ही नहीं फ्लो होगी, तो हमारा ये वाला बल्ब नहीं जलेगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को अब करके देखते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, देखते हैं हमारा ये बल्ब जलता है या फिर नहीं जलता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो लाइट बहुत ज्यादा, लाइट को थोड़ा सा कम करते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब लाइट को मैंने कम कर दिया है और इसमें करंट फ्लो करके देखते हैं कि हमारा ये वाला बल्ब जलता है या फिर नहीं जलता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे चारों बल्ब जल रहे हैं, लेकिन हमारा बीच वाला बल्ब नहीं जल रहा है। आप लोगों को दिखा दें, ऐसे थोड़ा इसको घुमा देते तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए ये 4 बल्ब तो हमारे जल रहे हैं, लेकिन हमारा ये वाला जो बल्ब है ये नहीं जल रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हो सकता है कि इस बल्ब का कनेक्शन ही ना किया हो, इसलिए नहीं जलाना। अब आपको क्या करेंगे, इस बल्ब को हम जला करके दिखाते हैं। देखिए इस बल्ब को भी हम जलाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला बल्ब निकाल लेते हैं। निकालिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब, ये दोनों बल्ब जल रहे हैं, लेकिन बहुत डिम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको तेज जला के दिखाता हूं। अब हुआ ये कि जो प्रतिरोधों का समायोजन था वो क्या हो गया, बिगड़ गया, इसलिए जलने लगा। इसमें करंट फ्लो हो रही है लेकिन हल्की सी। देखिए क्या हुआ, जलने लगा ना। अब क्या हुआ कि अब जो प्रतिरोधों का समायोजन था वो क्या हो गया, बिगड़ गया। इसलिए जानते हो इस वाले वायर में धारा फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये वाला बल्ब हमारा क्या हो रहा है, जल रहा है। अब जैसे मैं फिर से इन सभी बल्बों को लगा दूंगा तो क्या होगा, हमारा ये वाला बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इस वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। चलिए ये 100 वाट के बल्ब बहुत ही ज्यादा हीट हो जाते हैं,
इसलिए इनको रुमाल से पकड़ लेना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। क्या देखा आप लोगों ने, जैसे मैंने चारों बल्ब लगाए ये वाला बल्ब हमारा क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि अब से तुम्हारा संतुलित अवस्था में है, तो इस वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही और हमारा ये वाला बल्ब नहीं चल रहा है। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया हो, इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।